नमस्कार साथियों, विजय एजुकेशन क्लासेस में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। हमने एक पाठ है वो हमारी आरओ पुस्तक का पढ़ लिया। आज हम दूसरा जो अध्याय है हमारा आलोक धनवा जी का पतंग जो कविता हमारी है, पतंग कविता, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये बिंब प्रधान कविता है जिसमें कई बिंबों का प्रयोग करते हुए इन्होंने बहुत अच्छी कविता है वो लिखी है। ऐसा बिंबों का सुंदर प्रयोग है वो कहीं कहीं पर ही देखने के लिए मिलता है। तो चलिए ज़्यादा समय खराब न करते हुए हम इसको कविता को पढ़ते हैं। विजय एजुकेशन क्लासेस आपके अपने यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि जब भी मैं पाठ डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं हम अपनी कविता को। आलोक धनवा जी की कविता है पतंग कविता। पहले उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बार 1-2 नंबर का प्रश्न है वो सीधे तौर पर पूछ लिया जाता है कि कवि आलोक धनवा जी का जीवन परिचय दीजिए या निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। तो इस प्रकार की जो है वो प्रश्न, छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो उसके ऊपर विशेष ध्यान रखें। हम जल्दी जल्दी इसको पढ़ते हैं, बाद में इसकी व्याख्या वो बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। जन्म इनका 1948 के अंदर मुंगेर बिहार के अंदर हुआ। प्रमुख रचनाएं इनकी है, पहली कविता है इनकी जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित हुई। भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां, ये 3 प्रसिद्ध कविताएं हैं इनकी। और ये सारी की सारी कविताएं हैं दुनिया रोज बनती है, एकमात्र इनका एक काव्य संग्रह है जिसके अंदर संकलित की गई है। और ये काव्य संग्रह 1998 के अंदर इनका प्रकाशित हुआ था। दुनिया रोज बनती है ये काव्य संग्रह एकमात्र ही काव्य संग्रह जो 1998 के अंदर प्रकाशित हुआ। वैसे तो इनकी और भी कविताएं हैं, जैसे गोली दागो पोस्टर है, कपड़े के जूते हैं, बहुत सारी और भी हैं, लेकिन यहाँ पर 3 कविताएं दे रखी हैं, उनको आपको याद करना है। राहुल सम्मान मिला, बिहारी राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान इनको प्राप्त हुआ। जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या, जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती है वहाँ मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। 7वें 8वें दशक की, 7वां 8वां दशक कौन सा हो गया, यानी कि हम 7वें दशक की बात करें तो 1961 से लेकर, और 8वें दशक की बात करें तो 1971 से लेकर 8वां दशक शुरू होता है। 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जवानी याद हैं। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कविताओं को इतना प्रभावित किया, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से नहीं हुआ। यानी कि कहने का तात्पर्य कि बहुत सारे आलोचक ये मानते हैं कि इनकी जो कविताएं हैं उनका अभी तक है वो सही तरीके से मूल्यांकन नहीं हो पाया है। कविताओं कितना प्रभावित है इसका मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ। इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं, यानी कि लोगों की अपेक्षाएं हैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उन्हीं अपेक्षाओं के दबाव के चलते ये नहीं कि उन्होंने जैसा मन में आया वैसा ही काव्य है वो सर्जित कर दिया, ऐसा नहीं। उन्होंने एक ही काव्य संग्रह प्रकाशित किया। आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर काव्य सर्जन है वो नहीं किया, लेखन नहीं किया। सन 72 में लेखन प्रारंभ करने के बाद 1972 के अंदर उनकी जनता का आदमी पहली जो कविता प्रकाशित हुई थी। अभी तक एकमात्र काव्य संग्रह है सन 98 में प्रकाशित हुआ। एकमात्र संग्रह कौन सा इनका, दुनिया रोज बनती है। काव्य संग्रह के अलावा भी पिछले 2 दशकों से, यानी कि 20 वर्ष से, पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य है वो कर रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंगकर्मी तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में कार्य है वो भी इन्होंने किया है। तो ये सामान्य सा इनका जीवन परिचय था। अब इसके बाद में हमारी जो कविता है उस कविता के बारे में हमें पढ़ना है। कविता के अंदर मूल रूप से क्या दिया गया है। पाठ्य पुस्तक से में ली गई कविता पतंग, हम यहाँ पर पतंग कविता ली गई है। आलोक धनवा की एकमात्र संग्रह कौन सा, दुनिया रोज बनती है काव्य संग्रह, उसका एक हिस्सा है। ये एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया।
यानी कि ये हमें इसलिए याद रखना है क्योंकि जब हमसे ये प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए इनकी पंक्तियां देखकर ये पूछा जाए कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो उस प्रसंग के अंदर हम लिखेंगे कि ये पंक्तियां कवि आलोक धनवा की पतंग कविता के तीसरा जो भाग है वो यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से हम उसके अंदर इनका उल्लेख करें, इसलिए ये एक लंबी कविता है जिसका तीसरा भाग है वो यहाँ पर दिया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। यानी कि पतंग तो एक बहाना है यहाँ पर देने का, मूल रूप से कवि आलोक धनवा जी का मूल जो उद्देश्य था वो ये था कि बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का चित्रण करना। यानी कि बच्चों में किस प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उमंगे होती हैं बचपन के अंदर, कितनी उनके अंदर तत्परता, उत्तेजनाएं, रोमांस होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शित करना उनका एकमात्र उद्देश्य था। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। रंग बिरंगा सपना यानी कि एक प्रकार का हम कह सकते हैं हसीन सपना है, उनके मनों के अंदर आने वाला, पतंग उड़ाने की उनकी इच्छाएं जो होती हैं। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं बालमन जिन्हें छूना चाहता है। यानी कि पतंग के माध्यम से बच्चे हैं वो अपनी कल्पनाओं के अतिशय खुले आसमान के अंदर वो उड़ना चाहते हैं। कहने का यहाँ पर आशय यह है कि बच्चों के मन में जो है जिज्ञासाएं जो होती हैं, उन जिज्ञासाओं को वो पाना चाहते हैं, यहाँ पर छूना चाहता है और उसे पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहाँ शरद ऋतु का चमकीला इशारा, जहाँ तितलियों की रंगीन दुनिया, यानी कि शरद ऋतु के अंदर जब वर्षा ऋतु चली जाती है, श्रावण मास चला जाता है, भाद्रपद महीना चला जाता है, उसके बाद में शरद महीना जब आता है तो उस शरद ऋतु के अंदर या शरद ऋतु के अंदर, शरद महीना नहीं, शरद ऋतु के अंदर सुनहरी धूप खिलती है चारों तरफ, तितलियां वो चारों तरफ उड़ती हुई दिखाई देती हैं। तो ऐसे समय का, यानी कि कहने का तात्पर्य एकदम अनुकूल समय होता है। उस समय में दिशाओं के मृदंग बजते हैं जहां छतों के खतरनाक कोनों से, अब दिशाओं के मृदंग बजने की यहाँ पर तात्पर्य यानी कि बच्चों की धमाचौकड़ियां हैं वो खूब है उस समय में होती हैं। तो उन्हीं धमाचौकड़ियों के बारे में यहाँ पर कहा गया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं जहां छतों के खतरनाक कोनों से गिरने का भय है तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं। यानी कि एक डर भी रहता है क्योंकि बच्चे पतंग उड़ाने के समय में छतों पर चले जाते हैं, कॉर्नर पर पहुंच जाते हैं, पतंग उड़ाते उड़ाते उनको उस समय में आभास नहीं रहता है, तो वो एक डर रहता है वहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ उस भय पर जीत भी वो प्राप्त करते हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद बेखुद उनके पास चला आता है। यानी कि वो इतनी तत्परता से चारों तरफ घूमते हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी का हर कोना है वो खुद बेखुद उनके पैरों के नज़दीक आ गया है। अब पृथ्वी का हर कोना उनके पैरों के नज़दीक नहीं आता, लेकिन कहने का यहाँ पर आशय यह है कि बच्चे वो चारों तरफ बड़ी तत्परता और द्रुत गति के साथ में इधर उधर हैं वो घूमते हैं। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों यानी कि अंधेरे के बाद के शरद, यानी कि शरद के अंदर शरद ऋतु जब होती है उस समय में उजाला चारों तरफ रहता है कि प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्या आप भी उनके साथ में हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उस समय में आप लोगों को भी उनके इस खुशनुमा माहौल के अंदर साथ है वो देना चाहिए, उनको हमें बंदिशों में बांधना नहीं चाहिए। कहने का यहाँ पर कवि का आशय है। अब इसके बाद में हमारी कविता आती है और कविता के अंदर विभिन्न बिंबों का प्रयोग है वो किया गया है। पतंग कविता। तेज बौछार गई भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब यहाँ पर देखिए बात क्या बची, सबसे तेज बौछार गई यानी कि श्रावण का मास, जो श्रावण महीना है वो बीत गया। ये हिंदी के महीने वो हमें याद रखने चाहिए, चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन है, जिसको कवार मास भी कहते हैं, कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, ये महीने हमें याद होने चाहिए हिंदी के महीने। यानी कि श्रावण मास चला गया, भाद्रपद महीना भी चला गया, अब सवेरा हुआ है। कौन सा सवेरा? शरद ऋतु का सवेरा अब हुआ है।
तो उसी शरद ऋतु के सवेरे की यहाँ पर बात बताई जा रही है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये चाक्षुष बिंब है, यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी कि शरद ऋतु के अंदर जो सुबह के समय में सूर्य है उसकी लालिमा इस प्रकार की होती है। सूर्य जो ऐसी लालिमा लिए होता है, ऐसे लग रहा है जैसे खरगोश की लाल लाल आंखें हों। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब पुलों को पार करने से तात्पर्य यानी कि जैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो, उसी प्रकार से शरद ऋतु के अंदर जब सुबह सुबह सुनहली धूप है वो खिलती है, तो वो धूप आगे से आगे इस प्रकार से बढ़ती है कि हमें लगता है जैसे पुलों को पार करते हुए धूप है वो आगे बढ़ रही है या कोई आ रहा है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यानी कि तेज गति से वो जो धूप है वो आगे बढ़ती है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और उस समय में ऐसा आभास होता है, कैसा आभास होता है, ऐसा आभास होता है जैसे शरद ऋतु का जो सुनहली धूप जो है वो बच्चों को बार बार घंटी बजा बजा कर बुला रही है, अपने चमकीले इशारे कर करके बुला रही है। किसके लिए? पतंग उड़ाने के लिए। यानी कि वो उस समय का वातावरण इस प्रकार का होता है कि लगता है कि बच्चे अभी तुरंत बाहर निकल कर क्या करेंगे? पतंग उड़ाने के लिए तत्पर होंगे। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को किसको बुला रही है? चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को वो बुला रही है, ऐसा आभास होता है। इसके बाद में है पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। अब चमकीले इशारों से बुलाने के बाद में आकाश को इतना मुलायम करने का तात्पर्य यहाँ पर किससे? आकाश को मुलायम करने का तात्पर्य इससे है कि उस समय में जो वातावरण होता है वो पतंग उड़ाने के अनुकूल हो जाता है। आकाश में धीमी धीमी मंद मंद हवा है वो चल रही होती है, और साथ साथ में एक सुनहली धूप है वो खिली रहती है। इस कारण से यहाँ पर कहा गया है कि आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। आकाश को मुलायम बनाने से तात्पर्य ये नहीं कि आकाश मुलायम हो गया, आकाश का मुलायम कहने का तात्पर्य कि पतंग उड़ाने के अनुकूल वातावरण उस समय में होता है। ये बात यहाँ पर मूल रूप से कही गई है। इसके बाद में है दुनिया की पतंग ऊपर उठ सके। पतंग ऊपर कब उठती है? जब उसके अनुकूल वातावरण होता है, मंद हवा चल रही होती है, साफ सुथरा आकाश होता है, उस समय में उसके अनुकूल वातावरण है वो होता है। इसके बाद में दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। अब यहाँ पर देखिए ये पतंग के सारे क्या दिए हैं? विशेषण है यहाँ पर दिए गए हैं। बांस की पतली कमानी है, पतला कागज है, रंगीन चीज है, तो ये सारे के सारे सबसे हल्की है। सबसे हल्की पतंग होती है, रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। ये सारे के सारे पतंग के क्या दिए हैं? विशेषण दिए हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य कि हमारे मनों में कहीं न कहीं पतंग की एक छवि है वो बनाने की यहाँ पर कोशिश है, वो की जा रही है लेखक के, कवि के द्वारा, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। तितलियों की नाजुक दुनिया यहाँ पर किसको कहा गया है? अब तितलियां आकाश में उड़ रही है वो नहीं, तितलियों की नाजुक दुनिया यहाँ पर आकाश में जब वो चारों तरफ है रंग बिरंगे पतंग उड़ते हैं, उस समय में ऐसे लगता है जैसे बहुत सारी तितलियां हैं वो आकाश के अंदर क्या कर रही हैं? उड़े रही हैं। तो यहाँ पर शुरू हो सके सीटियां, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया, यानी कि पतंग जब उड़ने शुरू हो जाते हैं तब आकाश के अंदर चारों तरफ है वो किलकारियां गूंजनी शुरू हो जाती हैं। पतंग उड़ाते समय में अमूमन आपको ये तो पता ही है कि किस प्रकार की आवाज़ें हैं वो बच्चे इधर उधर से करते रहते हैं, और आकाश के अंदर सारे पतंग चारों तरफ जब उड़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि सुंदर सुंदर तितलियां हैं वो आकाश में उड़े रही हैं। इसके बाद में है जन्म से ही वे लाते हैं कपास। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। अब देखिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर है वो बिंब है वो प्रस्तुत यहाँ पर किया है। बच्चों के शरीर और मन दोनों कोमल होते हैं,
जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। जन्म से अपने साथ कपास लाने का तात्पर्य, वो कपास तो वैसे थोड़ी लाते हैं जन्म से कपास लाने का तात्पर्य यानी कि बच्चे जन्म से ही शरीर और मन दोनों से ही क्या होते हैं, कोमल होते हैं। शरीर से और मन से भी बच्चे हैं वो कोमल होते हैं, इसीलिए बच्चों को भगवान का रूप माना गया है। शरीर और मन से वो कोमल होते हैं। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब पृथ्वी घूमकर तो उनके पैरों के पास नहीं आती, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उनके अंदर इतनी जिज्ञासाएं, बेचैनी है, इतनी उत्तेजना, उतना रोमांच उनके मनों के अंदर होता है कि वो द्रुत गति से इधर से उधर है वो घूमते हुए फिरते हैं। तब ऐसे लगता है कि पृथ्वी घूमते हुए उनके पैरों के पास है वो आ रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध यानी कि जब वे पतंगों के लिए इधर उधर दौड़ते हैं तब उनको किसी चीज की कोई सुध है वो नहीं रह जाती। जब वे दौड़ते हैं बेसुध यानी कि जब उनको किसी प्रकार की कोई सुध है वो नहीं रह जाती है। छतों को भी नरम बनाते हैं। छतें तो नरम होती नहीं, छतें तो खुरदरी होती हैं, लेकिन उस समय में पतंग के प्रति रोमांच उनका जो होता है, जिज्ञासा उनकी जो होती है, उस समय में वो भूल जाते हैं कि छतें कठोर है, यानी कि उनके कोमल जो पैरों के तलवे हैं, कोमल तलवे, वो भी उन कठोर छतों के ऊपर उनको लेकर वो जब दौड़ते हैं तब लगता है कि जैसे छतें भी उनके लिए क्या हो गई हैं, कोमल हो गई हैं, नरम हो गई हैं। सॉरी। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अब दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य है यानी कि चारों तरफ हर दिशा के अंदर बच्चों की जो किलकारियां गूंजती है, धमक उनकी होती है, एक छत से दूसरी छत पर वो जाते हैं, तो उस समय में लगता है कि चारों तरफ दिशाएं हैं वो भी मृदंग की तरह बज रही हैं, यानी कि सभी दिशाओं से उन बच्चों की वो आवाजें हैं वो आती रहती हैं। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कि उनका शरीर है वो डाल की तरह क्या होता है, एकदम से कह सकते हैं कि कोमल होता है। जिस प्रकार से डाल लचीली होती है उसी प्रकार से बच्चों का शरीर है वो भी इतना लचीला होता है कि वो उस पतंग को उड़ाने के समय में उनका शरीर है वो इतनी डाल की भांति है वो लचीलापन लिए रहता है। इसके आगे है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत। अब देखिए, संगीत बिंब के माध्यम से यहाँ पर कवि हैं, उन्होंने क्या चीज़ बताने की कोशिश की है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है जिस प्रकार संगीत बजता है उस समय में उस संगीत की लय में हमारा मन इस प्रकार से रम जाता है कि हमें इधर उधर की कोई सुध-बुध नहीं रहती। उसी प्रकार से पतंग उड़ाने के समय में सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत है वो ही उन बच्चों को गिरने से बचाता है। यानी कि कहने का यहाँ पर आज से ये हुआ कि बच्चे जब पतंग उड़ाने के समय में बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं, उस समय में उनके शरीर का वो रोमांच है वो ही उन्हें छतों से गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। अब उनको थामता कौन है? वो पतंग की ऊंचाई के ऊपर जो पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां जो है उनको थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। यानी कि वो खतरनाक ऐसे किनारों से छतों की किनारों से या छतों की दीवारों पर कई बार बच्चे खड़े होकर वो पतंग उड़ाना शुरू कर देते हैं और उनका वो सारा का सारा बैलेंस जो बनाता है वो कौन बनाता है? वो पतंग ही बनाती है, क्योंकि उस धागे के सहारे ही वो अपने शरीर को है वो संभाल कर रखते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी क्या कर रहे हैं? अपने रंध्रों से तात्पर्य यहाँ पर उनकी उच्च आकांक्षाएं हैं, जो उच्च आकांक्षाएं उनसे ले सकते हैं हमें कि अपनी उच्च आकांक्षाओं के सहारे वो भी पतंग के साथ साथ ऐसे लग रहा है जैसे उड़े रहे हों। आगे है कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, यानी कि ये भी बहुत ही बात अच्छी कही है कि अगर वे कभी गिरते हैं, कई बार बच्चे गिर जाते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं,
लेकिन बच जाने के बाद में उनके अंदर थोड़ा बहुत जो भय पहले था वो भय भी खत्म है, उसके बाद में हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि बच जाते हैं तब तो क्या होता है, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी कि उसके बाद में दूसरे दिन तो वो और भी ज्यादा निडरता के साथ में, जैसे ही सूर्य उदय होता है, सुनहली धूप खिलती है, तो उस समय में तो और भी ज्यादा वो उत्तेजना के साथ में पतंग उड़ाते हैं। तब तो उनको बिल्कुल भी निडर हो जाते हैं, बिल्कुल भी डर उनको नहीं लगता। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है। अब पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आने का तात्पर्य यानी कि और भी ज्यादा तत्परता से वो घूमते हैं चारों तरफ, इधर से उधर। उनके मन से वो डर उसके बाद में बिल्कुल भी खत्म है, वो हो जाता है उनके बेचैन पैरों के पास। तो ये हमारी एक कविता थी, छोटी सी पतंग कविता आलोक धनवाज जी की। अब थोड़े इनके प्रश्न है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपको बता देता हूँ। प्रश्न है, मेरा मानना यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद करने की कोशिश कीजिए, खुद लिखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप खुद लिखेंगे उतने ज़्यादा प्रश्न है वो आपको अच्छे से उसको लिख सकेंगे और एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर आते हैं। आप पासबुक से या यहाँ पर मैं करवा दूंगा, मैं लिखवा दूंगा, तो आप उसको कॉपी कर लेंगे, उससे ज़्यादा नंबर है वो नहीं आते जब तक आप खुद अपना नेचुरली नहीं लिखेंगे। सबसे तेज, अब मैं इनको ब्रीफली थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, उसके बाद में आप खुद लिखने की है वो कोशिश करना। सबसे तेज बौछार गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन हुए कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करना। अब अपने शब्दों में वर्णन करने से तात्पर्य क्या है, सबसे तेज बौछार गई यानी कि आपको लिखना है कि यहाँ पर कवि है वो ये कहना चाहता है कि श्रावण मास और भाद्रपद महीने के जाने के बाद, यानी कि वर्षा ऋतु के जाने के बाद में, भाद्रपद के जाने के बाद में क्या होता है कि शरद ऋतु आती है। और उस शरद ऋतु के अंदर क्या होता है, आकाश एकदम साफ सुथरा होता है, एकदम तेज हवाएं नहीं चलती हैं उस समय में। धूप भी न धूप है वो भी न तो ज़्यादा तीव्र होती है न हल्की होती है। सूर्य है जब सुबह उदय होता है तो लालिमा लिए होता है। अब ये सारा वर्णन आपको वहाँ पर करना है। तेज बौछार गई भादो गया, उसके बाद में प्रकृति में परिवर्तन क्या आता है, यानी कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा होता है। शरद है वो उस समय में ऐसे लगता है जैसे फूलों को पार करते हुए आ रहा। कहने का आशय यहाँ पर है कि सुनहली धूप है वो चारों तरफ है खिली रहती है। वातावरण है वो बच्चों के पतंग उड़ाने के अनुकूल होता है। तो ये सब परिवर्तन है वो प्रकृति के अंदर होते हैं। दूसरा प्रश्न है, सोचकर बताइए पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। अब सीधी सी बात है कि पतंग के अंदर ये सब कुछ चीजें प्रयोग की जाती है। यहाँ पर कवि है, कवि आलोक धनवाज जी हैं, हमें पतंग किस प्रकार की होती है अपने इन बिंबों के विशेषणों के सहारे उस एक ऐसा बिंब हमारे सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि हम उसके प्रति पूर्णतः एकाकार हो जाएं, उस पतंग के प्रति, यानी कि हमारे मन में वो चीज़ है वो एकदम से दृश्य रूप में उपस्थित हो जाए। इस कारण से उन्होंने इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग है वो यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करने हैं आपको। इसके अंदर बहुत सीधी सी बात है, जहाँ पर आपको सुनने वाली चीज़ दिखाई दे रही है पंक्ति के अंदर वो कौन सा बिंब हो जाएगा, सर्वे बिंब हो जाएगा। जहाँ पर दिखने वाली चीज़ है वो पंक्ति के अंदर दिखाई जा रही है वो कौन सा हो जाएगा, दृश्य बिंब हो जाएगा। जहाँ स्पर्श करने वाली चीज़ दिखाई दे रही है वो स्पर्श बिंब हो जाएगा। तो ये सारे बिंब है हमें यहाँ पर प्रयोग बताने हैं। सबसे तेज बौछार गई भादो गया सवेरे हुआ। अब सवेरे हुआ ये कौन सा बिंब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर दृश्य बिंब हो जाएगा। दृश्य और स्थिर बिंब हो जाएगा, दृश्य के अंदर भी स्थिर। तेज बौछार गई भादो गया, यहाँ पर कौन सा बिंब हो जाएगा, यहाँ पर चाक्षुष बिंब है वो इसमें वो गतिशील दृश्य बिंब हो जाएगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा ये चाक्षुष बिंब हो जाएगा। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई साइकिल चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, अपनी नई साइकिल तेज चलाते हुए से तात्पर्य कौन से बिंब हो गया, ये गतिशील हो जाएगा। गतिशील के अंदर भी कौन सा बिंब हो जाएगा, गतिशील दृश्य बिंब हो जाएगा। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अब ये सुनने की बात बताई जा रही है तो ये कौन सा बिंब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर श्रव्य बिंब हो जाएगा। श्रव्य बिंब है वो यहाँ पर हो जाएगा। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अब मुलायम कोई चीज़ होती है वो हमें किससे पता चलता है, यानी कि किसी चीज़ को स्पर्श करने से। तो यहाँ पर कौन सा बिंब हो जाएगा, मुलायम बनाते हुए, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पर्श बिंब हो जाएगा कि पतंग ऊपर उठ सके। तो ये इस प्रकार से आपको दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, चाक्षुष
ये सारे के सारे बिंब है वो हमें बताने हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध है। यानी कि कपास से बच्चों का ये संबंध है कवि के अनुसार कि जिस प्रकार से कपास है वो कोमल होता है, उसी प्रकार से बच्चे हैं वो जन्म से ही क्या होते हैं, बच्चों का शरीर और मन दोनों ही जन्म से क्या होते हैं, कोमल होते हैं। ये यहाँ पर संबंध है वो स्थापित करने की कोशिश है वो कवि के द्वारा की गई है। सीधा सा प्रश्न है, आपको अपनी भाषा के अंदर लिखना है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। यानी कि जिस प्रकार से पतंग है वो ऊंचाइयों पर उड़ती जाती है, उसी प्रकार से उस समय में बच्चे हैं वो भी बेसुध होकर पूर्णतः है कह सकते हैं कि अपने रोमांस के अंदर वो अपनी कल्पनाओं के माध्यम से वो दूर से दूर जाने की कोशिश है वो करते हैं। अब पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध है। यानी कि जिस प्रकार से उड़ान पतंग की उड़ान है वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार से बच्चे बेसुध होकर इधर उधर दौड़ते हुए खतरनाक छतों के ऊपर पहुंच जाते हैं, कोनों पर पहुंच जाते हैं। उस समय में उनके मन में जिस प्रकार से पतंग है वो ऊंचाइयों पर जितनी बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से उनके मन है उनके अंदर भी रोमांच आता जाता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा है रोमांचित होकर वातावरण का लुत्फ है वो उठाना चाहते हैं। यानी कि इस प्रकार से इसका वर्णन है वो हमें करना है। इसके बाद में निम्न पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। छतों को नरम बनाते हुए, छतों को नरम बनाने से पहले आपको मैंने बताया उस समय में छतें तो नरम नहीं होती, वैसी होती हैं, लेकिन उस समय में बच्चों के मन के अंदर उत्तेजनाएं इतनी होती हैं, जिज्ञासा इतनी होती हैं कि वो उसकी कठोरता को भूल जाते हैं। वो भी हमारे लिए उनके लिए सामान्य हो जाती हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते, यानी कि शोर शराबा हो उल्ला है वो इतना ज़्यादा चारों तरफ से होता है, धमाचौकड़ी वो इतनी बजाते हैं कि ऐसे लगता है कि सारी दिशाएं मृदंग की भांति वो बज रही हैं। अगर वे भी कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य मैंने अभी आपको बताया कि चारों तरफ हर दिशा के अंदर बच्चों का जो हुड़दंग है वो इतना तेज होता है कि ऐसे लग रहा है कि सारी दिशाएं हैं वो बज रही हैं। अब कई बार हम कहते हैं ना कि आज तो ऐसे लग रहा है चारों तरफ ये जो आवाज़ें आ रही है उससे कि कान बज रहे हैं। अब कान थोड़ी बजते हैं उस समय में। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि चारों तरफ से आवाज़ें हैं वो खूब होती हैं। तो वही तात्पर्य तकरीबन यहाँ पर है। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती हैं? नहीं लगती। जब पतंग उड़ाते समय पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? तो हम सीधी सी बात है नहीं लगती, क्योंकि उस समय में हमारा मन है वो पूर्णतः उस पतंग के प्रति होता है। इस कारण से हमें कठोर छतों का कोई आभास ही नहीं रहता। वो चीज़ें हमारे लिए सब कुछ है वो नॉर्मल है, सामान्य है, वो हो जाती हैं। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद में जब दुनिया की चुनौतियां हमारे सामने आती हैं तो उस समय में हम ये महसूस करते हैं कि ये जो चुनौतियां वो तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम उन चुनौतियों से पहले गुजर चुके होते हैं। इस कारण से वो हमारे लिए सामान्य चीज़ें हो जाती हैं। तो ये पाठ था आपका कविता के आसपास। इसके अंदर और दे रखे हैं, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसा ख्याल आता है? तो हमारे मन में वही ख्याल आ गया। इससे हमारे मन में ये ख्याल आता है कि देखिए कितनी सुंदर सुंदर जैसे तितलियां उड़ रही हों आकाश के अंदर, और हम उनके प्रति पूर्ण रूप से रोमांचित होकर उस दृश्य को अपनी आंखों में बांध लेना चाहते हैं। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन से लय, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? यानी कि जिस प्रकार की संगीत की लय होती है उस समय में हम अपनी शुद्ध बुद्ध भूलकर, हमने अपने आसपास के वातावरण को पूर्णतः भूलकर हम उसी के प्रति एकाकार हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब पतंग उड़ाने के समय में हमारा शरीर रोमांचित होता है तब हम सारी की सारी जो परेशानियां हैं, जो कठोरताएं हैं, उनको भूल जाते हैं और उनके प्रति पूर्णतः अपने आप को एकाकार कर लेते हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती हैं, इस पर चर्चा आपसे आपस में वो करनी है। तो ये पतंग जो कविता थी आलोक धनवा जी की, ये आज हमारी पूरी हुई। अब अगला पाठ है वो हम कल देखेंगे और वो 2 भागों में पढ़ेंगे। कुंवर नारायण जी का पाठ है। तो ये थोड़ी इसमें जो कविताएं हैं वो लंबी कविताएं हैं। कविता के बहाने और
बात सीधी थी, पर ये दो कविताएं, इस कारण से हम इसको दो भागों के अंदर पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। विजय एजुकेशन क्लासेज जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। बाकी बाद में।